सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए भीष्म साहनी की कहानी गुलेलबाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज होती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पे हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वो इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ पीछे कर लेते। यदि वो उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता, अब की माफ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, मेरे दादा हो जी, परदादा हो जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेप कर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वो हरबंस। हर आए दिन बाग में से मेंढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेंढक की चर्बी लगा लें तो मास्टर जी के बेंत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेंत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। जब वो चिकुटी काटता तो जैसे सांप ने डस लिया। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पे जब बर्रे आके बैठते तो नंगे हाथ से वो बर्रा पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांध के उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कापी में टांग लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो बिच्छू ही मर जाएगा। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती है और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होके ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चों चों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और थिगलियां टूट टूट के हवा में तैरने लगते और झट से पेड़ पे चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ न डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी कोई ऐसा खेल सूझता ही नहीं था जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचे। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पे काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहां कहां घूमता रहता था। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। वो बोला, हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। जिस चीज को वो अपने पंजों से पकड़ ले वो उसे कभी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए छोड़ती नहीं है। हम फिर सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं और दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वो गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी को झुलाकर दीवार के ऊपर की तरफ फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है।
उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचें तो गोह दीवार को नहीं छोड़ेगी। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता रहता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर क्या था? बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता था जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था, मगर बड़ा खाली खाली सा लगता था। और शहर से दूर होने के कारण मेरा दोस्त यार भी यहाँ पर कोई नहीं आ पाता था। तभी वहां बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि वहां शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते रहते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था, जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटरगूं चलती रहती। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वो झाऊ चूहा लेकर आया, जिसका काला थूथना और कंटीले बाल देखते ही मैं डर गया। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा भी क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करते। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती हो जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वो तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना दूसरी बात है। चुनाचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लग रहा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुंच गए हों। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वो घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के घर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने क्यों माँ ने कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती है और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की तरफ देखा तो उसने गुलेल संभाल ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की तरफ देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती थीं। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पे टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाये और लटकती तितलियां हमें नजर आती थीं। ये मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी तरफ शहतीर पर गुटरगूं कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती करते रहने में गुजारते थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल से निशाना साध लिया। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। देखा, बोधराज कह रहा था, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने बोधराज से पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते होंगे। ये कहते हुए बोधराज ने अपनी गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर की आवाज निकली और इसके बाद जोर की टन आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पे जा लगा था, जहाँ टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच
घोंसलों के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए हों। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की कंकड़ शहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर बड़ा आंकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पे वो बौखला उठा। अब की बार वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने अपनी चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांकने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितराकर फर्श की तरफ उड़ने लगे, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी। रोशनदान के सींगचे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी। हम दोनों छिटक कर उसकी तरफ देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। ये चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने जोर से कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। ये मैना का घोंसला है। उसी वक्त घोंसले में से चों चों की ऊंची आवाज आने लगी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की तरफ देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वो अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था। न जाने वो क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चों चों की आवाज आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। ये यहाँ रोज आती होगी, बोधराज ने बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती होगी, मांस के टुकड़े और खून इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की तरफ देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। जब से चील रोशनदान पे आके बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की तरफ ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है, या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पे बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वो तुम पे झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। मगर बोधराज ने नहीं सुना और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकरा के नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। अभी कुछ देर पहले खुद तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील उसी शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई सी आधा चक्कर काट के फिर से शहतीर पे जा बैठी। घोंसले में बच्चे लगातार चों चों किए जा रहे थे। बोधराज ने छट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब में से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने मत देना, उसने कहा और खुद भागकर दीवार के साथ लगी मेज को घसीटकर फर्श के बीचों बीच ले आया। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2-1 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इस बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पे जा बैठी। बोधराज मेज को घसीटता हुआ एन मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पे जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पे से उतरकर मेज पे आया और घोंसले को थामे थामे छलांग लगा दी।
चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गराज में आ गए। गराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ भी गराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा था। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा, और इधर उधर देखकर बक्से पे चढ़कर घोंसले को एक टूटे शहतीर के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पे चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वो अक्सर किया करता है। फिर भले ही उन्हें जेब में डाल के घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंचे ऊपर को उठाए हाँफ रहे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया और ना ही खुद उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैंने पूछा। वो इस झरोखे में से आ जाएंगे, वो अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वो कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वो चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना उसके पास हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर के लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवां में भीष्म साहनी की कहानी गुलेलबाज लड़का। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। मैं सुनीता, नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।